नेक्स्ट पार्ट है एस्टिमेशन, ये नया पार्ट ऐड हो चुका है। एंड उसके बाद आता है स्प्रिंट बैकलॉग। तो स्प्रिंट बैकलॉग क्या है? एसआरए डॉक्यूमेंट। यूजर स्टोरीज क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट इन एसआरए डॉक्यूमेंट। एंड लास्ट में आता है टेस्ट केस डिजाइन। ये सिंपल से पार्ट है। एंड आपका जो स्क्रम मास्टर मतलब आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, स्प्रिंट का मीनिंग मतलब रिलीज, ऐसे हर एक चीज को रिनेम किया गया है, बाकी कुछ भी नहीं। तो हर एक चीज को रिनेम किया गया है। तो यहां से आगे, जैसे कि हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहां से आगे आप लोगों को हर एक चीज इस न्यू नाम से ही यूज करनी। मतलब किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे तो अगर इसमें कहीं पे बिजनेस एनालिस्ट भी लिखा होगा तो भी आपको क्या बोलना है? प्रोजेक्ट या तो प्रोडक्ट होगा। ऐसे आप लोगों को हर एक चीज फॉलो करनी। इतना ही सिंपल सा पार्ट। तो आर्किटेक्चर के बारे में लिख के लिया था। sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। पूरा पार्ट लिख के लिया है टेस्ट डिजाइन तक। यस सर। Yes, sir. Yes, yes. गुड। तो अभी देख लो सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पार्ट है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि स्टेक होल्डर, प्रोजेक्ट ओनर एंड प्रोजेक्ट बैकलॉग। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्टेक होल्डर आर नथिंग बट द कस्टमर। देखो इसमें क्या दिया है कि इज नथिंग बट द कस्टमर। ये तो आपको भी ऑलरेडी पता है। इन अजाइल मेथोडोलॉजी कस्टमर इज द मेंबर ऑफ टॉप मोस्ट बॉडी ऑफ कंपनी। टॉप मोस्ट बॉडी ऑफ कंपनी मतलब क्या है? मेन फैक्टर में कंपनी के जो मेन फैक्टर्स रहते हैं उसका वो मेंबर में आता है, कंसिडर किया जाता है उसको। क्योंकि देखो सारा बिजनेस उसी से ही चलता है। अगर हमारे पास कस्टमर आएंगे प्रोजेक्ट लेके तभी सारा बिजनेस चलेगा। अगर हमारे पास कस्टमर नहीं है, रिक्वायरमेंट्स नहीं, हम किस चीज के ऊपर काम करेंगे? तो इसलिए वो टॉप मोस्ट बॉडी ऑफ द कंपनी, इसका एक मेंबर रहता है। देन उसका काम क्या है? देखो एट एनी फेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, एसडीएलसी वाला पार्ट, डेवलपमेंट होगा, टेस्टिंग होगा, प्रोडक्शन होगा, कौन से भी फेज में वो रिक्वायरमेंट चेंज कर सकता है। कौन से भी फेज में वो रिक्वायरमेंट चेंज कर सकता है। दे कैन रिक्वेस्ट फॉर चेंज, सिंपल थिंग है। देन वहां पे एक पॉइंट है, दे हैव बंच ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब उसके पास ही सारे रिक्वायरमेंट रहते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट लेके किसके पास आता है? प्रोजेक्ट ओनर के पास, प्रोडक्ट ओनर के पास। तो ये प्रोसेस है। तो स्टेक होल्डर के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कस्टमर के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है प्रोजेक्ट ओनर, इज नथिंग बट अपना बिजनेस एनालिस्ट। तो वो क्या करता है? प्रोजेक्ट ओनर गैदर्स द रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर, मतलब बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट गैदर करता है कस्टमर से। प्रोजेक्ट ओनर इज द टीम मेंबर ऑफ स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। अभी ये स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। अभी के लिए इस सेंटेंस को टोटली इग्नोर करो, स्किप करना है अभी के लिए। 2-3 दिन बाद आपको पता चलेगा कि वो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताना है। यहां पे सिर्फ 2 ही पॉइंट बताओगे कि प्रोजेक्ट ओनर गैदरिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर एंड प्रोजेक्ट ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट बैकलॉग। तो प्रोजेक्ट बैकलॉग इज नथिंग बट बीआरएस डॉक्यूमेंट। ऐसा स्पेसिफिक सिनारियो है। तो थर्ड स्टेज है प्रोजेक्ट बैकलॉग। तो प्रोजेक्ट बैकलॉग में क्या लिखा है कि प्रोजेक्ट बैकलॉग्स आर टोटल रिक्वायरमेंट्स फॉर द होल प्रोजेक्ट। क्या है कि टोटल रिक्वायरमेंट फॉर होल प्रोजेक्ट। बीआरएस डॉक्यूमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि वो ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स रहते हैं बीआरएस में। इट इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल मॉडल्स, मतलब हमारे एप्लीकेशन में जो कुछ मॉडल्स रहेंगे उसके रिक्वायरमेंट, ओवरऑल रिक्वायरमेंट है। सिंपल थिंग है। तो वो हो गए प्रोजेक्ट बैकलॉग। अभी मेन पार्ट आता है आप लोगों का एस्टिमेशन का, क्योंकि अभी तक की प्रोसेस आप लोगों को ऑलरेडी पता थी। पार्ट बहुत सिंपल है लेकिन कुछ लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता, वो है एस्टिमेशन वाला पार्ट। यहां पे ध्यान दे दो, एस्टिमेशन मतलब क्या है? सिंपल कि फर्स्ट लाइन में दिया है, इन अजाइल मेथोडोलॉजी द फोकस इज ऑन मॉड्यूल बेस्ड रिलीज, मतलब मॉड्यूल वाइज डिलीवरी। जैसे कि हम लोगों ने देखा था बेसिक पार्ट में कि हम लोग मॉड्यूल वाइज सारी चीजें कंप्लीट करते हैं। ओके, अगर हमें मॉड्यूल वाइज सारी चीजें कंप्लीट करनी है तो पूरे रिक्वायरमेंट हमें कुछ काम के नहीं रहते। अगर कंसिडर कर लो, आप व्हाट्सएप के कॉल लॉग फंक्शनलिटी के ऊपर काम करने वाले हो। क्या है?
व्हाट्सएप का कॉल लॉग फंक्शनलिटी के ऊपर आप लोग काम करने वाले। तो आपको व्हाट्सएप के सारे मॉड्यूल्स के रिक्वायरमेंट काम आने वाले हैं क्या? नहीं। नहीं। नहीं सर। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लो कि आप अगर सिंपल छोटी सी फंक्शनलिटी के ऊपर या तो छोटे से एक मॉड्यूल के ऊपर काम करने वाले, तो उसी मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट चाहिए आपको। बट आपको अगर मैं सारे के सारे व्हाट्सएप की रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता हूँ, मतलब चैट बॉक्स का, सॉरी, जो फर्स्ट मॉड्यूल है चैट का, वो सेकंड है स्टेटस वाला, उसके भी रिक्वायरमेंट, देन कॉल लॉग्स वाली, सेटिंग पेज वाली, देन बाकी कुछ डिफरेंट डिफरेंट पेजेस से हर एक चीज का मैं रिक्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। एंड आपको काम करना है सिर्फ कॉल लॉग्स के ऊपर, तो उसमें कुछ मीनिंग ही नहीं, सारे रिक्वायरमेंट कुछ काम ही नहीं आने वाले आपको। तो इसीलिए ये एस्टिमेशन प्रोसेस फॉलो की जाती है। देखो, सो all the requirements are not any use of specific module। प्रोजेक्ट बैकलॉग क्या रहते हैं? ऑल रिक्वायरमेंट्स, पूरे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट, जो कुछ एप्लीकेशन रहेगा उसके रिक्वायरमेंट। बट यहाँ पे क्या है कि ऑल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट एनी यूज ऑफ स्पेसिफिक मॉड्यूल, मतलब स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए सारे के सारे रिक्वायरमेंट काम नहीं आने वाले। तो अगर सारे के सारे रिक्वायरमेंट काम नहीं आएंगे तो उसके लिए एस्टिमेशन प्रोसेस फॉलो की जाती है कि स्पेसिफिक और रिक्वायरमेंट में से आपको जिस मॉड्यूल के ऊपर काम करना है उसी मॉड्यूल के रिक्वायरमेंट सेपरेट निकालने के लिए यह एस्टिमेशन प्रोसेस फॉलो की जाती है। सिंपल थिंग है कि पूरे रिक्वायरमेंट में से आपको जिस रिक्वायरमेंट की जरूरत है, जिस मॉड्यूल के ऊपर काम करना है, उसके रिक्वायरमेंट अलग निकालने के लिए ये एस्टिमेशन प्रोसेस फॉलो की जाती है। इतना सिंपल सा फैक्टर है। तो उसमें इन्वॉल्व कौन कौन रहेगा, ये काम किसका रहेगा? ये काम हमारा बिल्कुल भी नहीं। ये काम रहता है प्रोजेक्ट ओनर, मतलब बिजनेस एनालिस्ट, डेवलपमेंट लीड एंड टेस्टिंग लीड। ये तीन लोग मिलके बैठते हैं। इवन उसमें स्क्रम मास्टर भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, उस स्क्रम मास्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये सब बड़ लाइक सीनियर लोगों का काम है, हमारा कुछ भी नहीं। हमें जब तक वो अपने रिलेटेड कुछ चीजें नहीं मिलती तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपल सी थिंग है कि और रिक्वायरमेंट्स में से हमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फाइनलाइज करने के लिए वो एस्टिमेशन प्रोसेस फॉलो की जाती है। एंड उसमें इन्वॉल्व रहते हैं प्रोजेक्ट ओनर, डेवलपमेंट लीड, टेस्टिंग लीड एंड इवन स्क्रम मास्टर इज आल्सो देयर। आप ऐसे बोल सकते हो कि स्क्रम मास्टर भी इन्वॉल्व रहता है। ये स्पेसिफिक पार्ट है एस्टिमेशन का। यहाँ पे अलग एक सेंटेंस दिया है कि एस्टिमेशन इज आल्सो कॉल्ड स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। तो इसको भी अभी के लिए स्किप करना है क्योंकि मीटिंग आगे है आपको सिलेबस में। कोमल म्यूट करना। ओके, तो इतने 3-4 पॉइंट तो आप पहले बताओगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज द सॉर्टिंग ऑफ रिक्वायरमेंट टू डेवलपमेंट मॉड्यूल। मतलब सॉर्ट कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सी थिंग है कि सारे रिक्वायरमेंट काम नहीं आ रहे तो उसमें से सॉर्टिंग करो, जिस रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करना है उसी रिक्वायरमेंट को सॉर्ट आउट कर दो। दैट्स इट। एंड और एक छोटी सी डेफिनेशन बताइए कि एस्टिमेशन को और एक चीज बोली जाती है कि एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम व्हेन ऑब्स्टेकल कम्स। कोई ऑब्स्टेकल आता है हमारे प्रोसेस में तो उसको डील कैसे करना है वो भी इस एस्टिमेशन में देखा जाता है। कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो उसको डील कैसे करना है उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ता है, क्योंकि आपको उसके ऊपर काम करना है। कोई ऑब्स्टेकल आता है तो उसको इजीली छोड़ नहीं सकते, हम ऐसे स्किप नहीं कर सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते। इसलिए एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम व्हेन ऑब्स्टेकल कम। तो उसमें तीन मेन फैक्टर रहते हैं। तीन मेन फैक्टर के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं देखो एस्टिमेशन प्रोसेस में। फर्स्ट वन है नॉलेज, सेकेंड वन है एफर्ट्स एंड थर्ड वन है कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट वन है नॉलेज, सेकेंड वन है एफर्ट्स एंड थर्ड वन है कॉम्प्लेक्सिटी। तो नॉलेज में क्या है? जब हमारा टीम क्रिएट होता है, व्हेनेवर टीम फॉर्मेशन इज डन, जब भी टीम क्रिएट की जाती है तो ईच मेंबर ऑफ टीम शुड हैव नॉलेज अबाउट डोमेन ऑफ द प्रोजेक्ट।
जब हमारी टीम क्रिएट की जाती है तो जो हमारे टीम में एक एक मेंबर रहता है, कुछ डेवलपर्स रहेंगे, कुछ टेस्टर्स रहेंगे, जो कुछ लोग टीम में अवेलेबल है, तो उसको डोमेन ऑफ प्रोजेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको डोमेन के बारे में पता ही नहीं है तो आप उसके ऊपर काम अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो एस्टिमेशन में वो एक देखा जाता है। सेकेंड वन है एफर्ट्स। तो एफर्ट्स में क्या दिया है, देखो थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है यहाँ पे, कुछ लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इन द अथॉरिटी टू डिसाइड हाउ मच एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। हमें जिसके ऊपर काम करना है, जिस फंक्शनलिटी के ऊपर काम करना है, तो उसके लिए एफर्ट्स कितने लगने वाले हैं वो यहाँ पे चेक किए जाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर हमें ओवरऑल रिक्वायरमेंट है, उसमें से हमने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फाइनलाइज किए, तो उस फाइनलाइज रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करने के लिए कितने एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो एफर्ट्स मतलब सिंपल थिंग है कि आपको कितने एम्प्लॉय लगेंगे, मैन पावर लगेगी, उसके हिसाब से टाइम कितना लगेगा, ये सारी चीजें। सो दे डिसाइड हाउ मच रिसोर्सेस रिक्वायर्ड। रिसोर्सेस पीपल, ये दो दो चीजें हो चुकी है, तो वो इसमें से एक वर्ड निकाल दो। दे डिसाइड हाउ मच रिसोर्सेस रिक्वायर्ड। कितने रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मतलब मैन पावर, सिंपल है, डेवलपर कितने लगेंगे, टेस्टर्स कितने लगेंगे, ये वाला पार्ट है। तो फर्स्ट वन था नॉलेज, सेकंड वन था एफर्ट्स, कि कितने एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, कितने एम्प्लॉयज मतलब मैन पावर लगेगी आपको। एंड यहाँ पे यूजर स्टोरीज का भी सिलेक्शन किया जाता है। तो यूजर स्टोरी आगे है, आपको पता चलेगा कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट, बाकी कुछ नहीं। कि आपको फॉर एग्जांपल एस्टिमेशन में कैसे प्रोसेस है कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट थे थाउजेंड्स, पूरे एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट थे थाउजेंड्स, लेकिन आपको स्पेसिफिक एक मॉडल के ऊपर काम करना है, तो उस स्पेसिफिक मॉडल के रिक्वायरमेंट यहाँ पे सेपरेट की करेंगे। तो उसमें कंसिडर कर लो कि उस स्पेसिफिक मॉडल के 100 रिक्वायरमेंट्स बाहर निकल गए। तो अगर 100 रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने सॉर्ट आउट किए, तो भी टीम में लोग है, फॉर एग्जांपल कुछ डेवलपर है, कुछ टेस्टर्स है, तो उस रिक्वायरमेंट 100 रिक्वायरमेंट्स के ऊपर सारे लोग काम कर पाएंगे क्या? नहीं। नहीं सर। राइट, इतना तो समझ में आ रहा है कि सारे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, इवन 100 रिक्वायरमेंट्स है उस स्पेसिफिक मॉड्यूल के, तो सारे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर सारे लोग नहीं काम कर सकते। तो उस स्पेसिफिक छोटे छोटे, सॉरी, उस 100 रिक्वायरमेंट्स को भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्या है कि अगर 100 रिक्वायरमेंट्स है, उसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूजर स्टोरीज। उस छोटे पार्ट को बोला जाता है यूजर स्टोरीज। तो ऐसी सिंपल सी कंसेप्ट, तो वहां पे आप लोगों को फॉलो करना है कि तीन मेन फैक्टर। फर्स्ट वन है नॉलेज, मतलब सब लोगों को नॉलेज होना चाहिए। सेकंड वन है एफर्ट्स, एफर्ट्स में हम लोग सिर्फ इतना ही देखते हैं कि कितने एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, कितने मैन पावर लगेगी, मतलब रिसोर्सेस कितने लगेंगे, दैट्स इट। एंड थर्ड वन है कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी कौन से टॉपिक के ऊपर डिसाइड कर सकते हो कि वो रिक्वायरमेंट कितने कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स कैसे है डिसाइड करना है, तो चेक करना पड़ता है कि टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितनी लगेगी, एंड रिसोर्सेस कितने लगेंगे। तो कोई भी फंक्शनलिटी कंप्लीट करने के लिए, कोई भी मॉड्यूल कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगता है, कॉस्ट कितनी लगती है, एंड रिसोर्सेस कितने लगते हैं, उसके बेसिस के ऊपर आप लोग कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा अलग है, तो उसको मॉडिफाई कर दो अपने लैंग्वेज। टू डू एस्टिमेशन फॉर टाइम कॉस्ट रिसोर्सेज फर्स्ट कंपनी मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये सेंटेंस का आपको मीनिंग नहीं लगेगा, ये टेक्निकल सेंटेंस है, तो उसको मॉडिफाई करो। उसको आप ऐसे लिख सकते हो, टू डिसाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, लिखो टू डिसाइड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, डिसाइड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, we have to check that, we have to check that
how much time will required how much time will required comma cost for that requirements cost for that requirements comma resources required for that requirement. Resources required for that requirements. क्या सेंटेंस लिखा आपने बताइए? To decide the complexity of the project, we have to check that how much time will require, cost for that requirements, resources required for the requirements. Right. Requirement. That's it. तो सिंपल थिंग है कि हमें कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी, कॉम्प्लेक्सिटी चेक करनी कि कितना कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्रिटिकल होता है, सिंपल से थिंग कितना है। फिर हम लोग चेक करते हैं कि कितना टाइम लग सकता है। उसके ऊपर आप लोग देखोगे कितनी कॉस्ट जाएगी, तो हमें कितनी कॉस्ट लगानी पड़ेगी उसको, कस्टमर को। एंड उसके हिसाब से हमें रिसोर्सेज कितने लगेंगे, मतलब डेवलपर कितने लगते हैं, टेस्टर्स कितने लगते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड कर सकते हो कि हाँ वो लाइक ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लाइक दैट। तो ऐसे रहता है स्पेसिफिक 3 मेन फैक्टर। इसके ऊपर हमारा सारा एस्टिमेशन प्रोसेस भी चलता है। तो एस्टिमेशन में देखो आप लोगों को कैसे बताना है। फर्स्ट पॉइंट बताओगे कि इन अजाइल मेथोडोलॉजी और फोकस इज ऑन मॉड्यूल वाइज डिलीवरी। क्या है? हमारा फोकस मॉड्यूल वाइज डिलीवरी के ऊपर रहता है। तो हमारे पास अगर सारे रिक्वायरमेंट्स आते हैं, सो ऑल द रिक्वायरमेंट्स नॉट ऑफ एनी यूज फॉर स्पेसिफिक मॉडल। हमारे पास सारे रिक्वायरमेंट्स आते हैं, तो सारे रिक्वायरमेंट्स हमारे काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो मॉडल के ऊपर फोकस करना है एक स्पेसिफिक। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि एस्टिमेशन प्रोसेस फॉलो करनी। क्यों करनी है? कि उस सारे रिक्वायरमेंट में से मुझे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो सॉर्टिंग करने के लिए, वो डिसाइड करने के लिए ये एस्टिमेशन प्रोसेस फॉलो की जाती है। तो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे प्रोजेक्ट ओनर, डेवलपमेंट लीड, टेस्टिंग लीड एंड समटाइम्स स्क्रम मास्टर ऑल्सो। ये आप बताओगे। उसके बाद आता है, सिंपल आपको बताना है कि इट इज नथिंग बट, एस्टिमेशन इज नथिंग बट सॉर्टिंग द रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग द स्पेसिफिक मॉडल। रिक्वायरमेंट सॉर्ट करना है फॉर डेवलपिंग स्पेसिफिक मॉडल, दैट्स इट। और भी एस्टिमेशन की प्रोसेस है कि लाइक एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ हाउ टू डील विद प्रॉब्लम व्हेन ऑब्स्टेकल कम्स। जब कोई ऑब्स्टेकल आएगा तब उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है, वो रहता है एस्टिमेशन पार्ट। तो उसके लिए हम लोग 3 मेन फैक्टर के ऊपर काम करते हैं। कि अगर फर्स्ट थिंग है कि हमारा टीम बन जाता है, तो टीम बनने के बाद हर एक पर्सन को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमें जिस डोमेन के ऊपर काम करना है उसी डोमेन का ही नॉलेज नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ये स्पेसिफिक सिनारियो है। उसके बाद आता है एफर्ट्स। हमें चेक करना होता है कि कितने एफर्ट्स लगने वाले। तो एफर्ट्स इज नथिंग बट, सिंपल थिंग है कि वो रिसोर्सेज कितना काम करने वाले, उतना रिसोर्सेज कितने लगते हैं और उतना काम कितना करना पड़ेगा। ये एफर्ट्स भी मैटर करते हैं। नहीं तो हम लोग एफर्ट्स लेते ही जा रहे और उसके हिसाब से हर एक चीज परफेक्ट नहीं हो रही, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे प्रॉब्लम में हमें नहीं फंसना होता है कि हम लोग ज्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं लेकिन आउटपुट कम आ रहा है। नो, तो ये सारा स्पेसिफिक सिनारियो है। एफर्ट्स में हमें चेक करना है कि हमें कितने रिसोर्सेस लगेंगे। उसके बाद आप बताओगे कॉम्प्लेक्सिटी। तो the complexity, we have to check that how much time required for this specific thing, like cost of this specific functionality and resources कितने लगेंगे, वो हमें चेक करना होता है। तो इन तीनों चीजों के बेसिस के ऊपर, टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्सेस,
इसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि वो स्पेसिफिक मॉड्यूल कितना कॉम्प्लेक्स है, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये पार्ट आता है आप लोगों का एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन क्यों करना है? हमारे पास सारे रिक्वायरमेंट है तो सारे काम नहीं आएंगे, तो उसमें से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट डिसाइड करने के लिए हम लोग एस्टिमेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं। बट उसके टेस्टर्स मतलब हम लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं। ये स्टेज है हमारी एस्टिमेशन की। बेसिक लेवल पे सब लोगों को समझ में आ रही है? Yes. Yes, 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 sir. sir. ओके, एनी डाउट? रीता बोलिए, आपके पास एक एप्लीकेशन में 10 मॉड्यूल है कंसिडर करो, और आपके पास पूरे एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, एंड आप एक ही मॉड्यूल के ऊपर काम करने वाले, तो बाकी के 9 मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट लेके क्या करोगे आप? राइट? तो वो आपको स्पेसिफिक उसी मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वही सॉर्टिंग करने के लिए ये एस्टिमेशन प्रोसेस फॉलो की जाती और सर मतलब वो जो ड्यूरेशन होता है हमारा मॉड्यूल के लिए, उसी ड्यूरेशन में एस्टिमेशन प्रोसेस भी होती है क्या मतलब? है। यस, एवरी 1 महीने के बाद आपको काम करना, जिस चीज के ऊपर काम करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने की ड्यूरेशन से काम करते हो आप, वो एक मॉड्यूल कंप्लीट होता ही है ऐसा नहीं। 1 महीने में 0.5% भी हुआ तो भी वो चल जाता है। लेकिन कैसा है, देखो अभी 1 महीने का ड्यूरेशन है, तो 1 महीने के ड्यूरेशन में आपको जितने चीजों के ऊपर काम करना है, तो वो रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए ना। ओके तो वो मतलब सॉर्टिंग करने के लिए एस्टिमेशन प्रोसेस है। ओके मतलब जो ड्यूरेशन है उस टाइम पीरियड में जो रिक्वायरमेंट रेज होती है वो स्पेसिफिक मॉड्यूल पे उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। यस। ओके, थैंक यू सर। शामिल। सर एक्चुअली ये जो कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट आपने बताया लास्ट में कि टाइम कॉस्ट एंड रिसोर्स कितना लगेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी मॉड्यूल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। यस, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट मींस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आया। इसीलिए तो मैंने सेंटेंस करेक्ट करके दिया ना। ओके ओके मैंने ऑलरेडी हाँ, बताया था कि ये आपने सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए तो सेंटेंस चेंज करके दिया है। ओके ओके सर गॉट तो इट। इसको इग्नोर करना है, उसको स्किप कर दो टोटली। हाँ सर ठीक है। पृथ्वीराज। सर ये एस्टिमेशन ये स्प्रिंट प्लानिंग का पार्ट रहेगा ना? एस्टिमेशन इज आल्सो कॉल्ड एज स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। और उसके बाद इमीडिएटली मैंने बताया था, जब मीटिंग होगी आपकी, मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग क्या है, ग्रूमिंग मीटिंग क्या रहती है। वो मीटिंग्स अलग अलग है, तो वो आगे पता चलेगा। ओके सर। एनी अदर डाउट्स? राज। Yes, sir. Sir, when we sort the requirements, sir, to develop module, then after that, can't we do 2 or 3 simultaneous operation for modules, sir, together? If we have enough resource to do that? इनफ रिसोर्सेज भी हो गए तो अजाइल में कैसा रहता है कि वो एक मॉडल की रिक्वायरमेंट को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्योंकि अगर 100 रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लो कि 10 एम्प्लॉयज है, मतलब 10 आपके पास रिसोर्सेस है, तो 100 रिक्वायरमेंट्स पर सारे के सारे 10 लोग काम नहीं करते, उनको भी डिवाइड करके दिया जाता है कि हाँ चलो हर एक पर्सन को 10-10 रिक्वायरमेंट डिवाइड करके दी जाएगी, तो उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा ऐसा नहीं काम करते, रिक्वायरमेंट को भी डिवाइड करके दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं यूजर स्टोरीज। वो आगे है आपको। Okay, sir. ये ऐसा पार्ट क्यों किया जाता है, देखो सिंपली अच्छी तरह सुन लो कि अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है एंड मैं सब लोगों को बोल देता हूँ कि सारे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम करो, तो कोई भी किसी भी रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करेगा, उसमें क्वालिटी नहीं रहती। आपको स्पेसिफिक छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस करके टारगेट करके उसको कंप्लीट मतलब डेवलप एंड टेस्ट करना पड़ता है प्रॉपरली। तो ऐसे करने के बाद फायदा क्या होता है कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्वालिटी बहुत ज्यादा मेंटेन होती है, बाद में कस्टमर को यूजर्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए ऐसे अजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है, जिसमें मॉडल के ऊपर फोकस किया जाता है एंड मॉडल्स में भी उस स्पेसिफिक मॉडल को छोटे छोटे पार्ट को भी डिवाइड किया जाता है एंड उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। ये रहता है क्वालिटी प्रोडक्ट निकालने का तरीका। Okay, sir. रोहिणी। सर इफोर्ट में जो थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ अ यूजर स्टोरीज डिपेंड ऑन मॉडल, ये लाइन फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? यूजर स्टोरीज क्या है अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन इतना ही बता रहा हूं कि
सेम प्रोसेस अभी बताई मैंने कि आपके पास स्पेसिफिक एस्टिमेशन हो गई, फॉर एग्जांपल इस मॉडल की रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो गई, तो उस मॉडल के लिए अगर 100 रिक्वायरमेंट है तो 100 रिक्वायरमेंट के ऊपर आप काम नहीं कर सकते ना अकेली, तो आपको छोटा सा पार्ट चाहिए, तो वो छोटे से पार्ट भी डिवाइड करना पड़ता है। मतलब उस 100 रिक्वायरमेंट को भी आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एंड उस छोटे पार्ट्स को बोलते हैं यूजर स्टोरीज। तो यूजर स्टोरीज मतलब क्या है, आपने लिख के लिया है, आगे देखो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट इन एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो एसआरएस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हम लोगों ने जब देखा था, तो उसमें क्या थे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक फंक्शनलिटी के रिक्वायरमेंट, तो वो रहता है यूजर स्टोरीज, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, थैंक यू। तो अभी एस्टिमेशन प्रोसेस सब लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 114 लोग हैं हमारे बैच में, और यहाँ पे सिर्फ 3 लोग अनम्यूट करके बोल देते हैं कि यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. कि अभी भी नींद में है? Yes, sir. मैनुअल का लेक्चर है, यहाँ पे कुछ Yes, प्रैक्टिस sir. करने की जरूरत Yes, नहीं sir. है। Oh, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल से मैं ध्यान रखूंगा किसने अनम्यूट नहीं किया था उसको हर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मेरे स्क्रीन के सामने कम से कम 60 लोगों के प्रोफाइल दिखते हैं। आप लोगों को 5-10 ही दिखते होंगे, मुझे कम से कम 60 दिखते हैं, 50 से 60। तो जो अनम्यूट नहीं करेगा उसको ही क्वेश्चन किया जाएगा, और वो कंपलसरी आंसर देना पड़ेगा। तो सुबह सुबह नींद खोली कर दूंगा मैं अच्छी तरह से, क्योंकि मैं सिर्फ क्लासेस 2 या 3 या 4 लोगों के लिए नहीं ले रहा हूँ। ये सारी चीजें सिर्फ वो 2-4 लोगों के लिए नहीं चल रही है। पूरे 114 लोग अवेलेबल है मीटिंग में, तो एटलीस्ट 110 लोगों ने बोलना चाहिए कि हाँ समझ में आया, नहीं आया, लाइक दैट। क्यों आप लोगों ने पैसे नहीं भरे क्या क्लासेस के? आपकी कुछ जिम्मेदारी नहीं रहती क्या? सिंपली ज्वाइन करके छोड़ देते हो? राज, कुछ डाउट है? सर, अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट करना हो और हमारे पास मतलब रिक्वायरमेंट्स आज सब सॉर्ट हो चुका हो और रिसोर्सेस हमारे पास ज्यादा है, जैसे कि अगर 100 मॉड्यूल्स पे काम करना है तो उसको सबसे पहले तो डिवाइड कर लिया कि हाँ इतना, मतलब 10 करके डिवाइड कर लिया, तो क्या अगर हमारे पास इनफ रिसोर्सेस है कि हाँ साइमल्टेनियसली हम लोग नहीं काम कर सकते उसको जल्दी करने के लिए? तो जल्दी कर देंगे तो उसमें स्पेसिफिक थिंग क्या होती है कि क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो कस्टमर टाइम देता है। ऐसा कभी भी सिचुएशन नहीं आती कि मुझे 2 महीने में ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दो, जितना पैसा चाहिए उतना ले लो एंड रिक्वायरमेंट ले लो। ऐसे रियलिटी में कभी भी नहीं होता, ये इमेजिनरी थिंग्स रहती है। ओके। हर एक को क्वालिटी चाहिए, आपका एप्लीकेशन बाद में यूजर्स ने यूज करना चाहिए। आपने 2 महीने में एप्लीकेशन डेवलप कर लिया, जल्दबाजी में पैसा इन्वेस्ट किया, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर ली, लेकिन बाद में यूजर को सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा है, कौन यूज करेगा आपका एप्लीकेशन? ठीक है, तो यहाँ तक थी एस्टिमेशन प्रोसेस। फर्स्ट वन हम लोगों ने देखा, सिंपल देखो, आर्किटेक्चर सिंपल है कि स्टेक होल्डर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, रिक्वायरमेंट लेके आता है प्रोजेक्ट ओनर के पास, प्रोजेक्ट ओनर उसके रिक्वायरमेंट कलेक्ट करके प्रोजेक्ट बैकलॉग बना देता है। तो प्रोजेक्ट बैकलॉग में ओवरऑल रिक्वायरमेंट रहेंगे, तो उस ओवरऑल रिक्वायरमेंट को हमें सॉर्टिंग करना है, उसके लिए हमें एस्टिमेशन प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो एस्टिमेशन में वही सारी चीजें, तो इन्वॉल्व कौन कौन रहता है वो बता दो, कैसे प्रोसेस फॉलो होती है वो बता दो। उसके बाद पार्ट आता है आप लोगों का स्प्रिंट बैकलॉग, यूजर स्टोरीज एंड टेस्ट केसेस। सिंपल थिंग है, स्प्रिंट बैकलॉग, यूजर स्टोरीज एंड टेस्ट केसेस। तो स्प्रिंट बैकलॉग क्या है अच्छी तरह से देख लो, क्रिएटेड बाय द प्रोजेक्ट ओनर। स्प्रिंट बैकलॉग क्या है? क्रिएटेड बाय द प्रोजेक्ट ओनर, मतलब सिंपल थिंग है, एस्टिमेशन प्रोसेस फॉलो करके जो रिक्वायरमेंट्स बाजू में निकाले जाते हैं उसको बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। एस्टिमेशन प्रोसेस फॉलो करके जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट से कुछ रिक्वायरमेंट हम लोग सेपरेट निकाल देते हैं, वो रहते हैं हमारे स्पेसिफिक मॉड्यूल के रिक्वायरमेंट, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। जिस स्प्रिंट में हमें काम करने हैं उस स्प्रिंट के लिए रिक्वायरमेंट हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। तो स्प्रिंट है हमारी फॉर एग्जांपल 1 महीने की, अजय का ड्यूरेशन क्या है 1 महीने का, तो स्प्रिंट भी 1 महीने की रहती है। तो 1 महीने के ड्यूरेशन में आपको जिस मॉडल के ऊपर काम करना है उसके रिक्वायरमेंट वो सॉर्ट किए जाते हैं,
तो उसे बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। बैकलॉग इज नथिंग बट रिक्वायरमेंट्स। तो वो कौन क्रिएट करता है? प्रोजेक्ट ओनर, क्योंकि एसआरए डॉक्यूमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन था बिजनेस एनालिस्ट। तो सेम स्पेसिफिक सिनेरियो यहाँ पे है कि वो क्रिएटेड बाय द प्रोजेक्ट ओनर। स्प्रिंट बैकलॉग कंटेन्स यूजर स्टोरीज। स्प्रिंट बैकलॉग में क्या रहता है? यूजर स्टोरीज रहते हैं। तो यूजर स्टोरीज आर नथिंग बट, नीचे देखो 6 नंबर का पॉइंट, यूजर स्टोरीज आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर द मॉड्यूल डेवलपमेंट। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या है? सिंपली आप लोगों ने एसआरए डॉक्यूमेंट में देखा था कि कोई यूजर नेम की फील्ड है तो उसके रिक्वायरमेंट रहते हैं, पासवर्ड की फील्ड है उसके रिक्वायरमेंट रहते हैं, उसके बाद सबमिट बटन है उसके भी रिक्वायरमेंट रहेंगे, कहीं पे प्राइवेसी पॉलिसी वाला लिंक है उसके रिक्वायरमेंट रहेंगे। तो हर एक चीज के रिक्वायरमेंट रहते हैं। तो वो एक एक यूजर स्टोरी छोटा छोटा पार्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूजर स्टोरी में यूजर नेम एंड पासवर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, दूसरे यूजर स्टोरी में सबमिट बटन के रिक्वायरमेंट रहेगी, तीसरे यूजर स्टोरी में कोई स्पेसिफिक उस एप्लीकेशन का लोगो रहेगा उसके रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब एक स्पेसिफिक चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे पूरे एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट को एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के रिक्वायरमेंट निकाल दिया, तो उस मॉड्यूल को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं यूजर स्टोरीज। तो स्प्रिंट बैकलॉग में यूजर स्टोरीज ही रहती है। स्प्रिंट बैकलॉग में अगर कंसिडर करो कि 100 रिक्वायरमेंट्स है, तो उस 100 रिक्वायरमेंट्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसे बोलते हैं यूजर स्टोरीज। और वो यूजर स्टोरीज हमें स्पेसिफिक असाइन की जाती है। मतलब टेस्टर्स को, डेवलपर्स को क्या मिलती है? यूजर स्टोरीज। तो उस यूजर स्टोरीज के ऊपर हमें काम करना पड़ता है। तो स्प्रिंट बैकलॉग में क्या है? स्प्रिंट बैकलॉग कंटेन्स यूजर स्टोरीज। स्प्रिंट बैकलॉग कंटेन्स डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मॉड्यूल डेवलपमेंट। एक मॉड्यूल डेवलप करने के लिए जो कुछ डिटेल रिक्वायरमेंट लगेंगे वो रहता है स्प्रिंट बैकलॉग। नेक्स्ट पॉइंट है यूजर स्टोरी। तो यूजर स्टोरीज आर द नथिंग बट फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक मॉड्यूल। उस स्पेसिफिक मॉड्यूल के फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि इसमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए, हर एक चीज वहां पे मेंशन की रहती है। एंड वो यूजर स्टोरीज भी डिसाइड होती है एस्टिमेशन फेज के टाइम पे ही, क्योंकि स्प्रिंट बैकलॉग भी वहीं पे फाइनलाइज होते हैं एंड उस स्प्रिंट बैकलॉग की यूजर स्टोरीज भी फाइनलाइज वहीं पे होती है। तो सिंपल सी प्रोसेस है कि स्प्रिंट बैकलॉग आते हैं, स्प्रिंट बैकलॉग में बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, उसके बोलते हैं यूजर स्टोरीज। एंड वही यूजर स्टोरीज असाइन होती है हमें डेवलपर्स को एंड टेस्टर्स को। तो टेस्टर का काम क्या रहेगा उस टाइम पे? 7 नंबर का फेज, टेस्ट केस डिजाइन वाला। तो टेस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट केस डिजाइन पार्ट एंड वो टेस्ट केसेस मैप रहते हैं हमारे यूजर स्टोरीज के साथ, क्योंकि हम लोग टेस्ट केसेस यूजर स्टोरी के रिक्वायरमेंट के ऊपर ही लिखते हैं। मुझे एक यूजर स्टोरी असाइन हो चुकी है तो मैं उस यूजर स्टोरीज के टेस्ट केसेस लिखता हूं, तो इसीलिए वहां पे लिखा है टेस्ट केसेस आर मैप्ड विद द यूजर स्टोरीज। एंड टेस्ट केसेस क्यों लिखने हैं? क्योंकि एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग कोई भी पॉइंट पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई भी चीज हमारे साइड से स्किप नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। कि अगर हम लोग सारी चीजें चेक नहीं कर लेते तो बाद में जाके प्रॉब्लम होगा, इसीलिए पहले हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो दिस इज डन बिकॉज देयर शुड बी नो पॉइंट लेफ्ट बिहाइंड द टेस्टिंग फेज। एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग कुछ भी चीजें रहनी नहीं चाहिए, तो पहले टेस्ट केसेस लिखो एंड देन बाद में उसकी टेस्टिंग करो एज पर द टेस्ट केसेस। तो हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर। तो फ्लो सिंपल है कि आप लोगों के ओवरऑल रिक्वायरमेंट है तो एस्टिमेशन करो, एस्टिमेशन करके स्पेसिफिक स्प्रिंट के रिक्वायरमेंट निकालो। तो स्प्रिंट के रिक्वायरमेंट कौन बनाता है? प्रोजेक्ट ओनर। तो उसमें क्या रहता है कि स्पेसिफिक स्प्रिंट के रिक्वायरमेंट रहेंगे, तो स्पेसिफिक स्प्रिंट के रिक्वायरमेंट भी है, तो हर एक पर्सन वो सारे रिक्वायरमेंट के ऊपर काम नहीं कर पाएगा, तो उस स्प्रिंट के रिक्वायरमेंट को भी डिवाइड करो छोटे छोटे पार्ट में, तो उसे बोलते हैं यूजर स्टोरी। तो यूजर स्टोरी में उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट रहेंगे, तो वो यूजर स्टोरी डेवलपर्स एंड टेस्टर्स को असाइन होती है एंड उसके हिसाब से डेवलपर अपना काम करते हैं एंड टेस्टर अपना काम करेंगे टेस्ट केस डिजाइन का। तो जो यूजर स्टोरी मुझे असाइन हो चुकी है उसके मैं टेस्ट केसेस लिखूंगा। क्यों लिखना है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग हमारे साइड से कुछ भी चीजें रहनी नहीं चाहिए, तो इसीलिए टेस्टिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीजें आती है उसमें, वो हम लोग टेस्ट केसेस में लिखते हैं। ये है स्पेसिफिक आर्किटेक्चर ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी, ये है एक स्पेसिफिक फ्लो।
कैसे फ्लो के हिसाब से सारी चीजें चलती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना, फिर वो रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिक बैकलॉग्स में कन्वर्ट करना, तो बैकलॉग्स में सारी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए एस्टिमेशन प्रोसेस फॉलो करो, देन स्प्रिंट बैकलॉग निकालो। स्प्रिंट बैकलॉग में उस स्प्रिंट के बैकलॉग से तो उसको भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, उसको बोलते हैं यूजर स्टोरेज, एंड उस यूजर स्टोरेज के ऊपर डेवलपर एंड टेस्टर काम करते हैं। ये है एक फ्लो, आर्किटेक्चर ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी। अगर रीड करने जाते हो, अंडरस्टैंड करने जाते हो, तो बहुत इजी पार्ट है। सिर्फ प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे शुरुआत कहां से हो रही है एंड काम हम लोग कहां पे कर। तो शुरुआत होती है कस्टमर से एंड लास्ट पार्ट है टेस्ट के डिजाइन वाला। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। हमारा काम और कुछ भी नहीं है, हमारा काम सिर्फ टेस्ट के डिजाइन का है, लेकिन प्रोसेस ओवरऑल हर एक पर्सन को पता होती है। तो वही प्रोसेस हमें अंडरस्टैंड करके लेनी पड़ती है। तो ये आर्किटेक्चर सब लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir.